कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का ना 2 या 3 मार्क का डेरिवेशन आ सकता है। सो दिस इज देयर इन द नोट्स में मैंने दिया हुआ है। मैं सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा अभी ना, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सपोज यू connect cells, n number of cells in series like this. The second cell, EMF E2, internal resistance R2. Third cell, EMF E3, internal resistance R3, and so on. And सर then आपने रीनेम का ऑप्शन हटा दिया। क्या? आपने रीनेम का ऑप्शन हटा दिया। एक मिनट। हाँ, थैंक यू। So this is the nth cell. Its internal resistance is Rn. We have n cells all having their positive terminal in one direction, E1, E2, E3, En, and so on. And they're connected to an external resistance, say capital R. This is external resistance, capital R. सारे टर्मिनल का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ऑल दीज सेल्स आर सेंडिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। सबका करंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। सर एक बार रिपीट कर दो जो बोला था। जितने भी सेल्स हैं उन सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। मतलब दिस सेंडिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। ये भी तो पॉसिबल है ना, दैट वन सेल इज लाइक दिस एंड द अदर्स, ये तो इधर सेंड कर रहा है करंट और ये वाला सेल उधर सेंड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ईएमएफ माइनस हो जाते हैं। इस केस में क्या होगा, सारे ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। द करंट इज आई, I, and I. And you can take this loop. So when I start, say, from this point, A, B, C, D, तो इस केस में क्या होगा, लूप ए बी सी डी में, लूप ए बी सी डी ए। So A to B in the direction of current, minus IR. Then you come across internal resistance, minus IRN, है ना, in the direction of current. And you क्रॉस द सेल, सेल को क्रॉस करने प्लस ई आएगा तो प्लस ई एन हो जाएगा। ठीक है। एंड देन सो ऑन, फ्री वाला सेल आ गया। फॉर दिस सेल इट वुड बी माइनस आई आर थ्री प्लस ई थ्री। देन सेकेंड सेल इज दिस वुड बी माइनस आई आर टू प्लस ई टू। एंड द लास्ट सेल it would be minus IR1 plus E1 EMF. E is the EMF for the, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है बिकॉज जो क्रॉस करने के बाद आता है ना उस वो साइन लिया जाता है सेल में। हाँ तो पॉजिटिव लिया मैंने, ई एन पॉजिटिव है। जो हाँ, साइन कन्वेंशन सेल का ये होता है कि जब तुम सेल को क्रॉस करोगे, क्रॉस करने के बाद जो टर्मिनल आएगा वो लेना है। वो उल्टा है,
हाँ तुम वैसे कर लो, एक ही बात है, इक्वल टू जीरो है ना वो, ये तुम माइनस लोगे। तुम उस केस में क्या करोगे, जो टर्मिनल तुम हिट करोगे ना वो लेना चाहिए ईएमएफ का। तो अब व्हाट वी कैन डू इज, ईएमएफ को मैं एक साइड में रख लेता हूँ, E1, E2, E3 एंड EN। एंड करंट को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, करंट वाले टर्म को उसमें आई कॉमन ले लेते हैं, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे वो। आर, R1 प्लस R2 डैश 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 RN, ये हो जाएगा। तो एज सच, इफ यू फाइंड द करंट, current in the circuit will be EMF का sum in the numerator and divide by R1 plus R2 till Rn plus capital R. So this is how you can find current in the circuit. अगर सारे के सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड है, उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। सर हम्म। सर असाइनमेंट में जो क्वेश्चन था 88 का सेकंड पार्ट, हम्म। उसमें जब मैंने सॉल्व किया तो दो आई और I2 दोनों सेम आ रहे थे 2.5, तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैंसिल ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो। हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन जाए, उसमें कोई करंट पास ना करे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। ओके। अब इसमें अगर हम सारे सेल्स एक सेम ले लें तो फिर क्या होगा, a special case when E1 is equal to E2 equal to E3 is equal to E and R1 equal to R2 is equal to RN, फिर क्या होगा, अगर इस सारे सेल आइडेंटिकल होंगे तो फिर उस केस में, यस, ठीक है, वो लिख लो फिर अब। तो उस केस में द करंट विल बी एन ई आएगा ना, क्योंकि सारे ऐड हो गए वो। फ्राइडे को तुम्हारे टेस्ट से पता है ना, शनाया पढ़ाई हो गई, तैयारी शुरू हो गई पढ़ाई चैप्टर 2 की, कितने की तैयारी है, कितने मार्क्स की तैयारी है? 25 का पेपर है, MCQ डेरिवेशन 1 मार्कर 2 मार्कर सारे आएगा। फिर इतनी छुट्टियां, तो तुम्हारी जो एक्स्ट्रा क्लास उसका क्या होगा, ऑनलाइन करोगे? ऑनलाइन कर लो, अच्छा रहेगा। तो वैसे भी तो लंबी क्लास करूंगा ना। तो मुंबई कौन रहते हैं? अच्छा। अच्छा। अच्छा, कौन सी जगह में, मुंबई विच प्लेस? अच्छा, तुम वहीं जाओगे? हाँ जा सकते हो वो अंधेरी वेस्ट में, SV रोड, वो व्यू मेन उसके जहाँ पे लोकल का वो है ना, वहीं बैंक ऑन दैट, वो दिस वेरी फेमस प्लेस, नाटको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसमें है वो। अच्छा। 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 सो NE डिवाइड बाय R प्लस NR इसका फॉर्मूला है, सीरीज में ये फॉर्मूला रहेगा। तो सीरीज का क्या हुआ, सीरीज में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये हो गया कि whenever you connect cells in series, EMF will be added and the internal resistance will also be added। लिख लो इसका रिजल्ट, in series combination, in series combination of cells, in series combination of cells, EMFs are added, EMFs are added and internal resistance also added, and internal resistance are also added।
एक क्वेश्चन लिखो, 20 cells, 20 cells, each of EMF, 20 cells, each of EMF, 1.5 volt, each of EMF, 1.5 volt, and internal resistance 0.1 ohm are connected in series, are connected in series, are connected in series such that they send current in the same direction. They send current in the same direction with with an external with an external resistance 18 ohm, 1 ohm, with an external resistance 18 ohm. Find current in the circuit, find current in the circuit and terminal potential terminal potential across each cell and terminal potential across each cell. करो. ओके, सीधे से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है ना. नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ है 20, ई की वैल्यू 1.5, एक्सटर्नल कितना दिया मैंने 18 ओम, 20 इंटू 0.1, तो आई कितना हो जाएगा, आई वुड बी 30 डिवाइड बाय 18 प्लस 2, दैट इज 30 डिवाइड बाय 20, 1.5 एम्पियर. करेक्ट. अब टर्मिनल पोटेंशियल कैसे निकालोगे? टर्मिनल पोटेंशियल वुड बी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. करंट ड्रॉ हो रहा है ना सर्किट से, सेल से यू आर ड्रॉइंग करंट, तो सिंस यू ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल इट वुड बी ई माइनस आई आर. तो तुम फ्राइडे का टेस्ट नहीं दे पाओगे? कल दे दो. कल ही आ रहे हो? अच्छा. हाँ, क्लास के बाद. हम्म. नहीं नहीं, उस पर्टिकुलर सेल के अक्रॉस, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के बिल्ट इन है ना वो, इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्ट इन द सेल, तो उसको उसी का लेना पड़ेगा. मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास कब से करूँ? वेडनेसडे से करूंगा, 4th से, ठीक है? हाँ. तो दिस विल बी, सिंस सेल इज डिस्चार्जिंग, इट वुड बी 1.5, आई कितना था 1.5 इंटू 0.1, ठीक है? 1.5 माइनस 0.15, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ईच सेल वुड बी कितना आ गया? 1.35 वोल्ट. इट विल बी 1.35 वोल्ट, है ना? सिंस सेल्स आर बीइंग डिस्चार्ज, जब भी सेल डिस्चार्ज होगा
टर्मिनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर होगा जब सेल को तुम चार्ज करोगे। हाँ, अगर मैं सपोज यहाँ पे एक बड़ी बैटरी लगा के इसको चार्ज करूँ, तब ई प्लस आई आर आएगा टर्मिनल पोटेंशियल। गरिमा, समझ में आ गया? अनन्या, भव्या, ओके। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो। इफ इन द अबव क्वेश्चन, if in the above question four cells are connected, four cells are connected in the opposite sense or in the opposite direction, what will be the current in the circuit? Four cells are connected in the opposite direction. Out of 20 cells, four are connected in opposite. Total cells 20 थे इस क्वेश्चन में, तो out of 20 cells 4, हाँ, 4 opposite sense में connected है. Then what is the current? Also, आगे लिखो, also find terminal potential, also find terminal potential across the cell which are connected in the same direction. Terminal potential across the cell which are connected in the same direction and across the other cells which are connected in the opposite direction. And terminal potential across the cell which are connected in the opposite direction. तो जो 16 सेल कनेक्टेड है सेम डायरेक्शन में, उसमें कितना टर्मिनल पोटेंशियल होगा, और जो बाकी 4 है उनमें कितना होगा, ईच का बताना है. करो ट्राई. तो 16 सेल सेम डायरेक्शन में करंट सेंड करेंगे, 16 इंटू ई हो जाएगा, -4 इंटू ई करना पड़ेगा. 16 सेल, बिकॉज वो ऑपोजिट है ना, तो उनका ई में माइनस हो जाएगा. 20 में 4 की है तुमने, 16, हाँ, तो ऑपोजिट करना पड़ेगा. ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द मेन पॉइंट. 16 सेल सेम डायरेक्शन में, 4 सेल ऑपोजिट है, तो 4 सेल ऑपोजिट है वो माइनस हो जाएंगे. बट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वही रहेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस वही रहेगा. 20 सेल ही हैं अभी भी, 16 में से 20 में से 4 ऑपोजिट हैं. ये तो गलतियां होती हैं बड़े बड़े शहरों में. आर कितना था? 18. इंटरनल रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारे ऐड होते हैं. इंटरनल रेसिस्टेंस ऑलवेज एडेड अप. ये कितना हो गया? 20 है ना? 0.9 एम्पियर. द आंसर इज 0.9 एम्पियर इज द करंट. टोटल सेल 20 से उसमें 4 ऑपोजिट कर दिया तो वो वैसा हो गया. अब मैंने पूछा था टर्मिनल पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल जो कि चार्ज, जो जिनसे करंट ड्रॉ हो रही है, जिनसे करंट ड्रॉ हो रही है उनके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल कितना आएगा? 1.5 माइनस आई इंटू आर. हाँ, पॉइंट वही रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये कितना आ रहा है अब? 1.41 वोल्ट. लेकिन जो 4 सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में थे उनमें ऐड हो जाएगा, बिकॉज उनके डायरेक्शन करंट उल्टी हो जाएगी. अगर तुम नोटिस करोगे वो इस तरह से है. ये वाला सेल तो सपोज करंट सेंड कर रहा था, ठीक है, जो उल्टा ऑपोजिट मैंने लगाया है सेल, वो विल बी लाइक दिस, दैट विल बी लाइक दिस.
करंट इस तरह से जा रही है। अब मैं तुम्हें इसको किरचॉफ्स लॉ से ही बता देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। हम सपोज यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बी से वी से स्टार्ट किया। आई स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वी बी का पोटेंशियल लिया। ये आर है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर हो जाएगा। देन आई क्रॉस द सेल। सेल को क्रॉस करने का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, माइनस। एंड जहां मैं पहुंच रहा हूं वहां पे पोटेंशियल वी ए है। तो वी बी माइनस वी ए कितना आ गया, ई प्लस आई आर। दैट इज द रीजन टर्मिनल पोटेंशियल वुड बी वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। जबकि नॉर्मल अगर मैं ये वाला लेता हूं, इसमें जरा अप्लाई करो किरचॉफ्स लॉ। ये ए है, ये बी है। तो इफ यू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ हियर, suppose we move like this. I start from A in the direction of current minus IR. बैटरी को क्रॉस किया, पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। आई रीच एट बी, ये आ गया। तो वी ए माइनस वी बी वुड बी ई माइनस आई आर। तो जब जो सेल डिस्चार्ज हो रहा है उसका टर्मिनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर होता है। दूसरे वाले का ई प्लस आई आर होता है। तो जो चार सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में थे उनका आएगा 1.5 प्लस 0.909, 1.59 वोल्ट आएगा। ऑपोजिट हो गया वो। ठीक है अनन्या। यस छुट्टियां हो गई। सर। नहीं, अभी फ्राइडे को लास्ट है, फिर होगी। अच्छा अच्छा। So this was series combination. Next is parallel grouping. सेल के पैरेलल ग्रुपिंग में कैसे करोगे तुम? इसका मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, डेरिवेशन पढ़ लेना नोट्स में से, नहीं आया तो पूछ लेना। दो सेल मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए लाइक दिस। दोनों सेल्स सेम डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहे हैं, देखो नोटिस करो। इसका भी करंट इधर आएगा। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और करंट ऐड हो जाता है, लेकिन वोल्टेज सेम होता है। ये ऐड होके आई हो गया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2। तो करंट पैरेलल में ऐड होता है। आई किरचॉफ्स लॉ अगर तुम लगाओगे इस पॉइंट पे, तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आएगा। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं। अगर ये कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल सेल लाइक दिस, E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, तो जो E इक्विवेलेंट आएगा विच वुड बी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और पैरेलल में रेसिस्टेंस में क्या होता है तुम्हें मालूम ही है। वो डिराइव होगा यहाँ से। इसमें I1 I2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी मैं कर नहीं रहा, वो नोट्स में पढ़ लेना तुम। तो वी निकाल के सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में यू हैव दिस सिचुएशन। आर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। सर दो से ज्यादा भी तो पैरेलल हो सकते हैं, तो हाँ, आर दो इक्विवेलेंट दो भाई। से ज्यादा अगर पैरेलल होंगे तो उस केस में क्या होगा कि या तो तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ सेल आइडेंटिकल दिए होंगे, अदरवाइज तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे उनको, बहुत लंबा हो जाएगा वो डेरिवेशन। और ना वो क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस में। तुम्हारे सिलेबस में ये क्वेश्चन है कि अगर आइडेंटिकल सेल्स हम पैरेलल में लगा दें, चाहे कितने लगा दें, दैट वी कैन आंसर वेरी इजीली। सपोज वी हैव n cells each equal to r emf e and resistance small r connected capital R in parallel, then we can easily find the answer। लेकिन ये जो डेरिवेशन है दो सेल के लिए होगा, ठीक है। इसको नोट से पढ़ लेना।
अदरवाइज फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा तो। सिंपल सा है बहुत। तो क्या होता है पैरेलल, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एन सेल्स ले लिए विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर। तो यू नो दैट इन पैरेलल व्हाट रिमेन्स द सेम, वोल्टेज सेम रहेगा। तो मतलब दिस सर्किट विल बी इक्विवेलेंट टू द सर्किट where you have EMF is equal to E only। कितना ही तुम पैरेलल में लगा दो, नेट वोल्टेज E ही रहेगा। जैसे कि हमारे घर में कनेक्शन सारे पैरेलल में होते हैं, 3 वायर होते हैं, एक लाइव, न्यूट्रल एंड दिस। तो क्या होता है कि जितने भी गैजेट्स घर में कनेक्टेड होंगे, सब में सेम ही वोल्टेज आएगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। चाहे फैन लगाओ, चाहे वो बल्ब लगाओ, से ऑल इन पैरेलल। तो इसलिए घर में कनेक्शन पैरेलल में, तो ताकि हर गैजेट में सेम वोल्टेज आए। और ऐसा भी ना हो कि तुमने अगर एक स्विच ऑफ किया तो सारे बंद हो गए, सीरीज में ये प्रॉब्लम भी आएगी। तो दैट इज वाई इन हाउस कनेक्शंस ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सीरीज होते हैं, जो तुमने देखा होगा लाइटिंग होती है ना, दिवाली पे जब तुम लाइट लगाते हो, वो सीरीज कनेक्शन होता है। अगर एक बल्ब खराब हो गया तो पूरी सीरीज बेकार हो जाती है, तो उसको फिर शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है। अगर एक बल्ब ऑफ हो गया तो उसको वहां पे तुम ज्वाइन कर दो पानी, सेम करंट होता है उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो इन पैरेलल, सिंस दीज रेसिस्टर इन पैरेलल, आर बाय एन हो जाएगा, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला। एंड दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर, ये हो जाता है। तो एन सेल्स अगर सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो नेट वोल्टेज ई ही रहेगा। व्हाट अबाउट करंट, किरचॉफ लॉ लगाओ उसमें, फिर कितना आ जाएगा करंट? आई वुड बी वोल्टेज, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला है। व्हेन यू कनेक्ट रेसिस्ट cells in parallel, identical cells, अगर सेल आइडेंटिकल नहीं हुए तो यू कैन गेट दिस आंसर। फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, बट डेरिवेशन 2 सेल का ही आएगा इन केस आता है तो। देखो एक काम करते हैं, ई इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट से डिवाइड करो, देखो क्या रहे हैं। ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट करना, E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? तो ये R1 R2, ये R1 प्लस R2 ऊपर आ जाएगा, कुछ कट रहा है, ये कैंसिल हो गया। सो इफ यू हैव नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, ऐसे हम जरूर कर सकते हैं। और आर इक्विवेलेंट तुमने देख ही लिया, आर इक्विवेलेंट कितना होगा। आर इक्विवेलेंट का जो रेसिप्रोकल है, जो तुम पैरेलल में देखा था ना, पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। तो अगर 2 से ज्यादा सेल्स हैं उस सिचुएशन में, दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर इट। 3 सेल होंगे तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 हो जाएगा। 10 सेल हैं तो वो वैसे हो जाएगा, ठीक है। So in parallel, if you have different cells, different R and different E's, then this is how you can remember it. E1/R1 but E2/R2, but derivation 2 का ही तुम्हें करना है, EN/RN, ये याद कर लो। देखो जरा, अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/N। ये कितना हो जाएगा? N टाइम्स E/R। सो एज अ रिजल्ट ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? ये आ गया, R/N कट जाएगा, दोनों साइड से N/R कैंसिल हो गया।
तो अगर सेल्स आइडेंटिकल हैं तो ये कैंसिल हो जाता है फिर। तो पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सही सेम रहेगा। एक और चीज, अगर सब मान लो ये एक सेल मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा ऊपर। इफ वन सेल इज कनेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ नीचे नहीं आएगा। सिर्फ ईएमएफ वाली टर्म में नेगेटिव साइन आएगा। Then you can come across a situation when you have some cells in parallel and some cells in series. फिर क्या होगा वो देख लेते हैं। ये लिख लिया इसमें। Suppose we have m into n number of cells, out of which n are connected in series, identical है, n cells are connected in series. और ऐसे m कॉम्बिनेशन बना दिए मैंने, m combinations, and ultimately connected to external resistance R. m रोज है ऐसी, हर सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। एंड दिस कैपिटल आर। वन आवर डायग्राम। m n number of cells connected in series, and then such m rows are there which are connected to an external resistance capital R. तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? n सेल्स को सीरीज में अगर कनेक्ट करते हो, हमें मालूम है सीरीज में क्या होता है, ईएमएफ ऐड होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होता है। तो हमने पहले सीरीज का रिजल्ट लगा दिया। So we have cells का ईएमएफ हैज बीन एडेड, एन इंटू ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो गया, एन इंटू आर हो गया। अब ये सारे के सारे पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स द सेम। कितना वोल्टेज है अभी, एनी, तो वोल्टेज तो वही रहेगा, एनी रहेगा। लेकिन रेसिस्टेंस में क्या होता है पैरेलल में, रेसिस्टेंस बिकम्स रेसिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल, एन आर बाय एम हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर पैरेलल में, इफ यू हैव एन रेसिस्टर्स इन पैरेलल तो आर बाय एन हो जाता है ना। तो यहाँ पे एन आर रेसिस्टर्स हैं, ईच एन आर है, और एम रेसिस्टर्स हैं टोटल, एम रोज है ना टोटल। तो आर एन आर बाय एम हो जाएगा, एंड दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एंड देन करंट will flow like this. So you can find the current. Current कैसे निकालोगे? Net voltage divide by R plus NR by M. ये हो गया।
So when you've been given total number of cells, total number of cells कितने होंगे हमारे पास? M into N. Because M rows हैं, हर रो में N cells लगे हुए हैं, तो total cells हो गए M into N. असाइनमेंट है ना तुम्हारे पास अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला? 130 क्वेश्चन 130 करो 130. क्वेश्चन 130. सबसे पहले दिया कनेक्टेड सीरीज, एन दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है, वोल्ट ईएमएफ दे रखा है. तो क्या आंसर आएगा? सीरीज में यू नो द फॉर्मूला, एन ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर. एन इज 8. इंटू 1.1 डिवाइड बाय आर कितना है? 0.8 प्लस एन आर, एन कितना है? 8. आर इज 0.5. 8.8 डिवाइड बाय 4.8. 88 बाय 48 कितना? 1 पॉइंट. सो सीरीज में द करंट इज 1.83 एम्पियर. ये आ रहा है भव्य? यस सर। कौन सा? पैरेलल में हमने भी फॉर्मूला किया था. नहीं, सारे आइडेंटिकल है ना ये तो. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, रेजिस्टेंस आर बाय एन हो जाता है. इन पैरेलल दिस इज व्हाट हैपेंस. सो इट वुड बी 1.1
R is 0.8, 0.5 by 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो या तो। So 88 divided by 69, 1.27 एम्पियर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है। जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाला हो जाएगा। लास्ट वाले पार्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज करो। इसमें दे रखा है टू सेट्स इन पैरेलल, मतलब m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू कितनी होगी 4। देखो क्या आ रहा है। तो I would be n into E divided by R, which is NR. N is 4, R 0.8 था ना, छोटा R 0.5 था, by M। M कितना है 2। I will be 4.4 divided by 1.8। कितना आ रहा है ये 2.4। क्वेश्चन 61 एंड 49, 49 61 करो। फोर्टी नाइन एंड 61। एज सच E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है। V इज अ पोटेंशियल अक्रॉस दिस, वेर V इज आई आर। अगर एक सेल कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, सिंगल सेल, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है। V इज टर्मिनल पोटेंशियल। वी कैन यूज दिस। उसने क्या पूछा, ग्राफ किस में पूछा है? ओके, तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, यहां से आई निकाल लो। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना, उसको हमने वेरिएबल ले लिया। ये कैलकुलेट नहीं करना, ग्राफ बनाना है, वेरिएशन प्लॉट करना है। पढ़ना है एक बार क्वेश्चन। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड आर। हाँ, तो आर को वेरी कर रहे हैं, इसको वेरी कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम वेरी कर रहे हैं। तो V वर्सेस, तो ऐसा कर लो ना,
इस वाले फॉर्मूले में तुम आई को रिप्लेस कर दो। आई कितना है? आई इज ई बाय आर प्लस आर, ये आ गया। यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज ई तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, तो आर, कैपिटल आर एंड वी वेरिएबल है। कैपिटल आर एंड वी बोथ आर वेरिएबल। इस फॉर्मूले से तुम्हारा ग्राफ बन जाना चाहिए। कैपिटल आर अगर जीरो होगा तो बताओ वी कितना आ रहा है? हम्म इसमें तुम कैपिटल आर को जीरो डालो, वी कितना आएगा? जीरो। यहां से ग्राफ शुरू होगा, ओरिजिन से। आई तो वेरी करेगा ना, तो यू हैव टू बेसिकली राइट द terms in such a way that you get two variables and two constants. अगर हम v को टू आई आर यूज करें तो आर भी वेरी कर रहा है, आई भी वेरी कर रहा है, वी भी वेरी कर रहा है, तो प्लॉट कैसे करोगे? तो हमने इसीलिए इसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया। मैं इसको ऊपर नीचे आर से डिवाइड कर रहा हूँ, अब तुम्हें आइडिया लग जाएगा। मुझे बताओ, जब कैपिटल आर को इंक्रीज करोगे तो व्हाट हैपेंस टू वी? इफ यू इंक्रीज कैपिटल आर, व्हाट हैपेंस टू आर? को बढ़ाओगे तो ये टर्म छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वी बढ़ेगा, मतलब वी बढ़ना चाहिए, है ना? लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है। मान लो आर ने बहुत बढ़ा दिया, आर को मैंने इन्फिनिटी कर दिया, वेरी लार्ज, तो फिर वी कितना हो जाएगा? ये तो जीरो हो गया ना, आर बाई इन्फिनिटी तो जीरो हो गया। तो मतलब जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, देन टर्मिनल पोटेंशियल वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ई। वैसे कॉन्सेप्चुअल तुम सोचो, कैपिटल आर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? ओपन सर्किट, करंट जीरो। तो अगर ओपन सर्किट होगा तो करंट जीरो हो गई, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। तो उस केस में वैसे टर्मिनल पोटेंशियल कभी भी ईएमएफ से बड़ा नहीं हो सकता, उसके इक्वल हो सकता है। सपोज ये ई है, so the graph would be something like this. As you increase R, V would increase and try to reach capital E. ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आ सकता है। V वर्सेस E का ग्राफ कर लो। सिक्सटी वन करना उसके बाद। अनन्या समझ में आ गया? गरिमा, यस सर। तुम दोनों साथ में ही हो गया आज? नो सर। क्या? गरिमा का तो मौका मिलना चाहिए, कब ऑनलाइन क्लास कर आना ना पड़े बस। क्या हुआ आज? आज सच कुछ नहीं हुआ, कोई था नहीं घर पे। हम्म अब क्वेश्चन 61, इट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, ये आएगा। और इसमें कब एग्जाम है तुम्हारा? कुछ तो होने वाला है अब। स्कूल खुलते ही डराना पड़ता है ना, वरना तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। आता तो एक में जुलाई, तो अभी से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा तब तक। कौन सा चैप्टर चल रहा है पता है तुम्हें स्कूल में? नहीं, जब थी ये चल रहा था। बुक वन में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। हाँ, वो शुरू हो जाएगा ना, अगली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा। वेव हमने कर लिया, वेव में कराऊंगा एक्स्ट्रा क्लास में। एंड दैट विल बी इन जुलाई और अगस्त। हाँ, तब तक तो नो प्रॉब्लम। ई एम आई ए सी भी आ रहा है। ये हमारा हो गया है, ये हमारे दो चैप्टर हो चुके हैं, ये अभी मैं शुरू कर दूंगा, ये खत्म हो जाएगा समर में ही। ई एम आई ए सी भी इसी में ही है, ये तो सिलेबस है। हाँ वही ना, स्कैट किया इतना सारा कैसे आ सकता है। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट भी कराना चाह रहे हैं लोग? तो इतना तो हो जाएगा ये।
अगस्त तक हो जाएगा। उसके बीच में कोई यूटी भी तो होगा, नहीं? अच्छा, ठीक है, हो जाएगा तब तक। नहीं होगा तो फिर हम कोई एक्स्ट्रा कर ही लेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Wednesday and Fridays are kept for you guys only. Entire year I'll be free for you only. 11 12 physics, nothing else. मैं वो दूसरी क्लास रखता ही नहीं, वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ जी, 61 पे आ जाओ अब। 61 में हमें करंट वर्सेस ईएमएफ, वो वोल्टेज दे रखा है, टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ दे रखा है ना? वी वर्सेस आई वाला ग्राफ दे रखा है। पढ़ो एक बार, कौन पढ़ रहा है? अनन्या तुम पढ़ के सुनाओ। सर कौन सा? 61। यस सर, एक सेकंड। है असाइनमेंट तुम्हारे पास? हाँ हाँ है। The following graph shows the variation of terminal potential difference V हम्म across a combination of three cells in series to a resistor. Combination of three cells in series to a resistor versus हम्म the current. और ओके, वो दे रखा मतलब वी टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट दे रखा है ना? है। रेजिस्टर वर्सेस द, हाँ हाँ, करंट है ना? रेजिस्टर ये वर्सेस वैल्यू द कितनी है? करंट। 5.6। ये ऑल राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट दिस ग्राफ। जब करंट जीरो है, लुक एट दिस, जब करंट जीरो है तो व्हाट हैपेंस टू वी? जब करंट जीरो होगी इसमें तो वी कितना हो जाएगा? परफेक्ट समझ में आ रहा है सभी को? इसको यहां पे लिखते हैं एक बार। तीन सेल हैं लेकिन हमारे पास, n इज इक्वल टू 3, एंड वी हैव दिस इक्वेशन E EMF इज इक्वल टू V प्लस IR। सो व्हेन ग्राफ में I इज जीरो, रीडिंग ऑफ V कितनी आ रही है? 5.6। इसको सब्स्टिट्यूट करो एक बार इसमें, तो E कितना हो गया? 5.6 प्लस 0। EMF आ गया, लेकिन कितने सेल हैं ये? 3। दैट मीन्स दिस वुड बी N इंटू E। ये बात समझ में आ रही है? जब करंट जीरो होगा, हमें मालूम है ओपन सर्किट में वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर होता है। तो जब करंट जीरो होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर होता है। सिंस तीन सेल है तो एन की जगह क्या लिख दोगे? राइट। 1 पॉइंट कितना रहा है? ये पहला आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट, लुक एट दिस पॉइंट नाउ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? आई कितना है? 2। और वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वापस वाला फॉर्मूला ले लो। When I is 2 ampere, terminal potential is 0। EMF तो कांस्टेंट है, बट EMF हम तीन सेल की मैं बात कर रहा हूं। तीन सेल का EMF कितना था? 5.6। तीन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 3 इंटू आर डैश ले लेता हूं। आर की जगह
आर डैश ले लिया बिकॉज 3 सेल है ना हमारे पास सीरीज में। सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो आर की जगह 3R आएगा। तो यहां से तुम्हें आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ रहा है ये? सो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल इज 0.93 ओम। और क्या पूछा है इसमें? दैट्स इट। यस, वो अभी भी कर लेते हैं, एक बार इतना देख लो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो तुम्हें बेसिकली दो कोऑर्डिनेट लेने हैं, एक बार ये वाला ले लो। यहाँ पे I0 है और V 5.6 है। उस इक्वेशन में डाल दो। अगर एक ही सेल होता तो हम 3 से डिवाइड नहीं करते, 3 की जगह 4 हो तो 4 सेल से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर देते हैं। सबको समझ में आ गया? गरिमा, Yes, sir. कैसे देख रही हो तुम क्लास? फोन पे देख रही हो कैसे? iPad पे तो फोन बंद है, फोन साइड में ही है? बंद है. अच्छा, गुड। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर इज V इंटू आई। V होता है IR, I² R, और I होता V/R, V²/R। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वी डिसाइड विच फॉर्मूला टू बी यूज्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अक्रॉस पावर का ये फॉर्मूला होता है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी इज ऑलवेज पावर इनटू टाइम। सो एनर्जी वुड बी VIT, I²RT, और V²/R/T। लिख लो एक बार। अगर मुझे पावर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, I²R, है ना? और आई आई ऑलरेडी नो आई कितना होता है। आई होता है E/R+R। ये है डिफरेंशिएशन। सब लोगों ने कर लिया है अगत से? आता है ना? राइट। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में वेन एवर यू वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज समथिंग, व्हाट यू डू, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन को इक्वल टू 0 डाल देते हैं। वो मैक्सिमम मिनिमा यू डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0। यस। तो यहाँ पे पावर को मैक्सिमाइज करना है मुझे। क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का। शो दैट पावर मैक्सिमम अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देयर ओनली इफ व्हेन R इज इक्वल टू R। अभी हम प्रूव करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, बिकॉज कैपिटल R फिक्स्ड है, स्मॉल r वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, E कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। डिवीजन रूल सबको मालूम है ना असमें? करो, डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आ रहा है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, वरना शनाया बोर्ड पे कर देगी फटाक से। अभी कल किया था ना? किया तो था कल। वही तो है ही है। एक्स की जगह आर आ गया। स्मॉल आर एंड कैपिटल ई कांस्टेंट है। स्मॉल आर एंड कैपिटल ई बोथ आर कांस्टेंट। कैपिटल आर वेरिएबल है। अप्लाई क्वेश्चन रूल, डिवीजन रूल एंड टेल मी द आंसर। 0 से इक्वेट करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है फाइनली।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इससे ये प्रूव हो रहा है, लिखो, when external resistance when external resistance equals to internal resistance of the cell, when external resistance equals to internal resistance of the cell, then power consumed across external resistance is maximum. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई वो पी मैक्सिमम जो आ रहा है वो कितना होगा, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आर को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पी मैक्स की वैल्यू आएगी, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर डाल दो, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाय 4r, और ई स्क्वायर बाय 4 कैपिटल आर, मेरे को आर इक्वल टू आर है ना, तो पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, ई स्क्वायर बाय 4r। तुम्हारे सिलेबस में पोटेंशियोमीटर भी है ना, करा है ना बोर्ड, यहाँ सीबीएसई में नहीं तो हम अलग से करेंगे उसको, मैंने उसमें तो दिया हुआ है वैसे नोट्स में, आई एक्सप्लेन यू अलग से। लिख लिया ना। आजकल तो एलईडीज यूज होते हैं, पहले फ्लोरोसेंट बल्ब यूज हुआ करते थे। बल्ब आजकल भी यूज होते हैं वैसे, बट बल्ब के ऊपर दो चीजें लिखी होती हैं, एक होता है वोल्टेज जिसपे वो ऑपरेट कर रहा है, दूसरा लिखा होता है पावर, वोल्टेज। क्योंकि किसी बल्ब के ऊपर लिखा है 220 वोल्ट 100 वॉट, इसका मतलब अगर इस बल्ब को तुम 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तो कितना पावर कंज्यूम होगा, 100 वॉट। तो मतलब बल्ब का आर फिक्स होता है, आर इज कांस्टेंट, तो पी बेसिकली होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो एक काम करो, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ बल्ब विच इज 100 वॉट, ऑल्सो फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब विच इज 200 वॉट। करो, इसका हम R1 ले लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस R2 ले लेते हैं। फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब्स 100 वॉट एंड 200 वॉट यूजिंग P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो R1 आ रहा है, वी स्क्वायर इज 220 होल स्क्वायर बाय 100, सो 220 इंटू 220/100, 22 का स्क्वायर 484 होता है। 100 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस आ रहा है 484, उस वाले में क्या आएगा देखो, R2 हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी 220 होल स्क्वायर बाय 200, तो 220 इंटू 220/200, so resistance of the bulb 200 watt is coming out to be less. So this is a result which you have to remember. Higher the wattage, but the higher the power, lesser the resistance. Higher the wattage of the bulb, higher the power of the bulb, lesser will be the
रेसिस्टेंस। अब मान लो इन दोनों बल्ब्स को मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ये B1 है, ये B2 है, ठीक है। दिस बल्ब इज B1, दिस इज B2। वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है। अगर तुमने 100 वॉट बल्ब को, जिसका रेटिंग 220 वोल्ट है, उसको 440 से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और अगर उसी बल्ब को तुमने कम वोल्टेज से कनेक्ट किया तो वो चलेगा, कम ग्लो करेगा, लेस ब्राइटर, ठीक है। ज्यादा वोल्टेज में वो फ्यूज हो जाएगा, लेस वोल्टेज में कम ग्लो करेगा। मान लो इन दोनों बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया टू ए सप्लाई विच इज 110 वोल्ट। My question to you is find the current in the circuit and the power consumed across each bulb. लिख लो। In the given circuit, 100 watt bulb and 200 watt bulb are connected in series. ये ऐसे 220 वोल्ट ही ले लो। Are connected in series to 220 volt supply. Find current in the circuit. नहीं, सीरीज कर रहे हैं पहले। Find current in the circuit and power consumed across each bulb. ठीक है। सर हाँ इसमें इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकाल लेना। हाँ, रेसिस्टेंस सेम रहेगा बल्ब का। 100 वोल्ट का 484 होगा। वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा वो। इसका हो जाएगा सेम 242। दोनों सीरीज में है, तो यू कैन यूज आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाय नेट रेसिस्टेंस। नहीं, वो यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये सीरीज है ना। सीरीज में वी डिफरेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर के लिए आई स्क्वायर आर यूज करोगे, कंपेयर करना है तो। सो करंट हो जाएगा वोल्टेज 220 डिवाइड बाय रेसिस्टेंस। दोनों सीरीज में है ना। 484 प्लस 242। 484 प्लस 242 कितना हो गया? 6 7। हम्म 11 22 11 से डिविजिबल है ना ये। राइट, 10/33 ले लेते हैं। अब सपोज पहला बल्ब जो है उसमें P1 डैश पावर कंज्यूम हो रही है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम यूज करेंगे आई स्क्वायर आर। बिकॉज हमें वोल्टेज मालूम नहीं, यू कांट यूज वी स्क्वायर बाय, बिकॉज 220 वोल्ट डिवाइड हो रहे हैं इन दोनों में, तो वी कांट यूज वी स्क्वायर बाय आर। तो कैलकुलेट पावर इन सीरीज यूज आई स्क्वायर आर। करो। आई इज 10/33 का होल स्क्वायर। R1 कितना है? 484। ये भी 11 से कट जाएगा। फोर्टी फोर 4 3। सो पहले वाले बल्ब में कितना पावर आ रहा है? 400/9 वॉट। 100 वोल्ट वाले में जो पावर आ रही है 400/9 आ रही है। अब दूसरा निकालो सिमिलरली। हम्म अब P2 डैश कैसे आएगा? P2 डैश सेकेंड बल्ब में आई स्क्वायर R2 ले लेंगे। आई वापस वही हो जाएगा 10/33। तो 10 × 10/33/33। आर है इसका 242।
242 11 से डिविजिबल है। टू 100/9 आ रहा है। अब तुम एक चीज नोटिस करो, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है, किसमें ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है? 200 वॉट बल्ब। 200 वॉट का बल्ब जो है उसमें कम पावर हो रही कंज्यूम, 100 वॉट में ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब विद हायर वॉटेज विल ग्लो लेस ब्राइट। ये हुआ, 200 वॉट का बल्ब कम ब्राइट ग्लो करेगा, सीरीज में उल्टा होता है। लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन a bulb a bulb with lower wattage, lower wattage, वोल्टेज एंड वॉटेज, WATA, ठीक है, लोअर वॉटेज, ब्रैकेट में लिख लो हायर रेसिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखो हायर रेसिस्टेंस, विल ग्लो ब्राइटर, विल ग्लो ब्राइटर, ब्रैकेट में लिखो कंज्यूम मोर पावर, कंज्यूम मोर पावर। ऐसा क्यों, वाई? उसका रीजन ये है बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर इज I²R। आई सेम है, तो जिसका आर ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस का पावर ज्यादा होगा। लिख लेना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर। आई कांस्टेंट है, इसीलिए जिस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। मतलब 0 वॉट का बल्ब तो और ही ब्राइट ग्लो करेगा, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हायर द मतलब जितना कम, हाँ सीरीज में, पैरेलल नॉर्मल रहेगा। ये बात समझ में आ गया? अनन्या, भव्या, गरिमा, ये सारे कंसेप्चुअल्स हैं, ये वाइवा में Yes. पूछे जाएंगे और वैसे भी आ सकते हैं। एक और चीज तुम यहाँ पे देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, देखना जरा। वन बाई पी एस इक्वल 1/P1 + 1/P2। टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है इसमें? टोटल पावर कंजम्पशन कितना है? 600/9 है ना। टोटल पावर कितना आ रहा है? 600/9 आ रहा है ना। इसका 200/9, इसका 400/9, टोटल 600/9 हो गया ना। और इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, एक बल्ब था 100 वॉट का, दूसरा बल्ब था 200 वॉट का, इसका एलसीएम ले लूं मैंने, 200 ले लिया तो कितना आएगा, 2 + 1, तो PS कितना हो गया, 200/3। यही है आंसर टोटल पावर का। टोटल पावर इज P1 डैश + P2 डैश, 600/9। वही आ रहा है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में पावर का रेसिप्रोकल ऐड होता है। इंडिविजुअली ये 100 वॉट था, ये 200 वॉट था, दोनों को सीरीज में किया तो उनके रेसिप्रोकल ऐड हो गया, आंसर आ गया। टोटल पावर वही रही, लेकिन जो लोअर वोल्टेज बल्ब है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। जैसे दो हीटर हैं, ठीक है, दोनों हीटर को तुमने क्या किया, सीरीज में कॉइल जोड़ दी, तो तुम्हें लगा कि भाई जल्दी गर्म हो जाएगा पानी, उल्टा होता है, लेकिन उसमें ज्यादा कम पावर कंज्यूम होगा सीरीज में। अगर दो इंडिविजुअल हीटिंग कॉइल्स हैं, तुमने उनको सीरीज में लगा दिया, दे विल कंज्यूम लेसर पावर, वो कम गर्म करेंगे पानी को। वही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यही चीज अगर पैरेलल में होगी तो सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इफ दीज टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम आंसर, 100 वॉट 200 वॉट आएगा। अगर ये सिर्फ कंपैरिजन पूछा होता है, दैट कंपेयर द पावर कंजम्पशन, तो उसको मैं डायरेक्ट कर सकता, P1 डैश/P2 डैश। तो P1 डैश है I²R1, P2 डैश है I2²R2। आई सेम है ना, आई सेम इन सीरीज। तो जब भी कंपेयर करना है सीरीज में, सीधा सीधा ऐसे कर लो।
R1 by R2 इज 2, 484 by 242 2 होता है। देखो इसकी पावर 2 टाइम्स आ गई। तो सीरीज में अगर तुम्हें पावर कंपेयर करना है तो हमेशा आई स्क्वायर आर यूज करोगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सपोज इन दोनों बल्ब्स को तुमने पैरेलल में कनेक्ट किया विद 110 वोल्ट सप्लाई। लिखो, if these two bulbs are connected, if these two bulbs are connected in series, sorry, in parallel with 110 volt supply, with 110 volt supply, find power consumed in each bulb. इस बार हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। एंड द सप्लाई वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट। पैरेलल में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? वोल्टेज। तो दोनों के अक्रॉस 110 वोल्ट आएगा। हाँ, तो तुम चाहो अगर करंट निकालना है तो वो बात अलग है, अदरवाइज पावर निकालना तो बहुत इजी है। देखो, P1 डैश, P2 डैश। तो P1 डैश कैसे निकालोगे? सीधा सीधा V स्क्वायर बाय R1। V कितना है? 110। 110 इंटू 110 बाय 484। 484 11 से डिविजिबल है। P1 डैश आ गया 100/4। जिस बल्ब की पावर 100 वॉट थी वो अब सिर्फ कितना कंज्यूम कर रहा है? 100/4, 25 वॉट कंज्यूम कर रहा है वो। इसको हम बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे। क्यों? एनी आइडिया? P इज, नहीं, P इज V स्क्वायर बाय R। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। R तो कांस्टेंट है। V कितना हो गया तुम्हारा? आधा। V हो गया हाफ। तो सिंस V 220 था, वो 110 आधा हो गया, तो V 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। 1/4 पावर आ गई। तो बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली भी कर सकते थे तुम। पैरेलल में वी यूज द फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R। तो R कांस्टेंट था, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V हाफ हो गया तो V स्क्वायर 1/4 हो गया। इसमें 25 वॉट कंज्यूम हो रहा है। सेकेंड वाले में कितना आएगा? 200/4। 200 वॉट वाला बल्ब सिर्फ 50 वॉट कंज्यूम करेगा। टोटल पावर कितना हो गया कंज्यूम? 75। बिकॉज वोल्टेज कम था ना। अगर ये 55 वोल्ट होता तो 100/8 200/8 हो जाता, और कम हो जाता। अगर ये 110 की जब 440 होता फिर क्या होता? बल्ब प्यारा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगर 440 वोल्ट होगा तो फ्यूज हो जाएंगे बल्ब। ठीक है। अगर सर्किट में करंट पूछा होता फिर क्या करते तुम? बताओ जरा। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। नहीं, किरचॉफ की जरूरत ही नहीं है, किरचॉफ तो बहुत लंबा हो जाएगा। फाइंड करंट थ्रू ईच बल्ब एंड फ्रॉम द बैटरी सोर्स करो। पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ, फाइंड करंट थ्रू ईच बल्ब एंड फ्रॉम द सोर्स कर लो।
क्या आ रहा है शनाया? क्यों भव्या? भाई एक तरीका तो ये कि 484 और 242 पैरेलल में इनका नेट रेजिस्टेंस निकालो, वोल्टेज पता है, डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा। एक तो वो तरीका है। किसी भी सर्किट में करंट कैसे निकलता है? नेट रेजिस्टेंस निकाल के वोल्टेज को डिवाइड से कर दो। यू कैन फाइंड नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, उसको, उससे वोल्टेज को डिवाइड करो, करंट आ जाएगा। बट आई एम सरप्राइज कि पूरा चैप्टर होने के बाद तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है करंट कैसे निकलेगा। वेरी बैड। दोनों बल्ब पैरेलल में है, 1 1 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। तो सपोज इसमें I1 करंट है, इस बल्ब में कितना वोल्टेज है? 110। रेजिस्टेंस कितना है इसका? आ गया करंट। तो 10/44, 5/22 एम्पियर आ गया। इसमें सपोज I2 है। I2 है सपोज इसमें, तो कितना आएगा इसका? 110/242, 5/11 आ गया। अब दोनों करंट ऐड हो जाएंगी बिकॉज, तो ये I कितना हो जाएगा? I would be 5/11 प्लस, तो पावर आएगा ना, V²/R तो P होता है। तो 5/11 एंड 5/22 कितना आ गया? 15/22। ये नेट कर 0.6 है ये। तो करंट ड्रॉन इज दिस। तो सीरीज पैरेलल की कोई जरूरत ही नहीं थी इसमें। तो ये चैप्टर इज नाउ फिनिश। इससे तुम पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन मत करना, सीबीएसई वाले लोग। पोटेंशियोमीटर एक्सप्लेन अलग से वो कर लेना है। दे दिया पोटेंशियोमीटर, सिलेबस में तो था नहीं वैसे, लेकिन बाकी सारे कर लेना। अगली क्लास कब है हमारी? फ्राइडे को। फ्राइडे को टेस्ट पे, बाकी लोग तो टेस्ट देंगे। फ्राइडे आई स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तुम वहां से अटेंड कर लेना पक्का, ठीक है? डोंट मिस, है ना? कर लेना। हाँ, बिकॉज वो बिगनिंग वाली क्लास तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वैसे भी। तुम लोग कब दोगे, अनन्या और भव्या, टेस्ट कब दोगे वहां पे? सैटरडे को दोगे? संडे को सर, सैटरडे को टेस्ट है। टेस्ट है, हाँ। अब वे संडे को देना है ना? यस। और गरिमा तुम्हें तो फ्राइडे को देना है, ठीक है? Yes, sir. ओके, आफ्टर द क्लास। राइट देन, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर।